उस रात जेल में शिवाय बिल्कुल भी सो नहीं सका। उसे वो रात एक जन्म जैसी लग रही थी। तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ऑल आर मैड, निकालो उसको बाहर। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उसका बचपन का प्यार थी। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh, hi Riya. Wow, you are looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओह सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? Very nice. Yeah. मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तुम। ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल, सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ चलो। और क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ, और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है।
अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नन्ही में भी रिलैक्स, तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय। महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 20 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसके बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपने ही नजरों में गिरा दिया था। क्या यही होता है एक तरफे प्यार का अंजाम? अब किसे चुनेगा शिवाय, खुद को या अपने सालों पुराने प्यार नंदिनी को? और क्या वो इस जेल की काल कोठरी से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और अब चैन की नींद कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है। मुझे उस निकम्मे पति ने वहां सबके सामने तमाशा कर दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुढ़े की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाय से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना, तब ये नौबत नहीं आती। मोहम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा, कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुढ़े की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है, अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय ये तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मोहम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो उस भयंकर काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई। और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा। अगर नंदिनी मेरे बचपन का प्यार थे तो मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूं। घुट घुट के तो मैं फिर भी जी सकता हूं, लेकिन नंदिनी के बिना अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसके जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। नंदिनी नीचे आ गई जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। रेखा से तलाक की भनक लगते ही वो नंदिनी से मिलने आ गया। अरे यश बेटा, इतने दिनों बाद आए हो। देखो नंदिनी आई। और आजकल क्या कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी खरीदी? जी आंटी, एक्चुअली मुझे प्रमोशन मिल चुका। फिलहाल 5 करोड़ का पैकेज है मेरा। वाह जी। बेटा तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो। और ये शिवाय हमारे परिवार के लिए कलंक है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पे सोए भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो चले? हाँ श्योर। लेट हो रहा है ना? देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। 1 मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले में हीरो है ना, उसके कपड़े उतार। उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होता तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। तभी इंस्पेक्टर के साथ 2 और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। पाटिल, बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया।
उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा है। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपनी बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए तैयार था। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया, पर यह एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदल गया। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? यू ऑल आर मैड। निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हमें डरा के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक ही रखना। ये नाम सुनते ही दोनों इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था और उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो था। अब इंस्पेक्टर को अपनी नौकरी जाने का फैसला था। कुछ ही देर में जेल का ताला खोलकर शिवाय के हाथ पैर की रस्सी खोलकर इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। शिवाय के कपड़े फटे हुए थे, सर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे। सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ थे। हमें कल पता चला आप इस हालत में हैं, इसलिए मैं पूरी बटालियन को लेकर यहाँ आया हूँ आपको लेने। आई एम सॉरी सर, हम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद भी बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लेटून फॉल बैक। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? फिर एक रात वहां नहीं बिताता तो। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ गई। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकली गई कि उसके घर के सामने एसयूवी कार आ गई। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान रह गए। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रहे थे। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे?
इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी, और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो तुम वो की। मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक हो गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी की ईगो बुरी तरह हट गई। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूं, समझे तुम? और तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारी बेल किसने करवाई? बड़े लोग थे वो जो इसे यहाँ तक लेकर आए और इसे घर छोड़ा। ये जरूर उनके पांव पड़ा होगा, वरना ये जेल से बाहर नहीं आ पाता। तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अब मैंने अपनी इज्जत करना सीख ली है। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते हैं। और ये बात भी सही है, अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये जमाना मेरी इज्जत क्या करेगा। मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है, और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? पूरा इंदौर जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। आए बड़े मुझे सच्चाई पे लेक्चर देने वाले। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार के सामने, और यहां तक कि पूरे शहर के सामने। ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया नंदिनी। मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करता था, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है नंदिनी, मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखा। तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो तुम्हारी मां ने तुम्हें दिखाया, जो इस शहर ने तुम्हें दिखाया। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई नंदिनी, कभी नहीं। लेकिन महाकाल की सौगंध, अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसके अंदर आत्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। पता नहीं दादाजी को क्या नजर आ गया तुमने, तो तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे एफर्ट्स क्या थे? लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का नेकलेस दिया था। नकली था वो, सुन रहे हो? मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। छुटकारा जरूर मिलेगा नंदिनी, क्योंकि अब तुम्हें ये इंसान जो मिल गया है। शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो मैं कभी नहीं दे पाया। तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा इसे। और यू नो व्हाट, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं तुम जैसों के मुंह ही नहीं लगता। अगले फिर नंदिनी का बर्थडे है, देखना मैं नंदिनी की इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं ना कि सब देखते रह जाए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल आता हूं। कल डिवोर्स के लिए रेडी रहना, और हाँ, अपनी बात से मुकर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो खिलाड़ी ही,
ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। शिवाय ने अपने स्कूटर को एक खाली गली में रोका। उसने अपनी स्कूटी की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाली और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। अपनी जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर। लेकिन सर, इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर, 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है? इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को 7 सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। अब कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गई। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे। अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है इसलिए बता रहा हूँ, अभी हालात ठीक नहीं है। कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं।
एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, ये चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। इंदौर के विजयनगर में एक होटल में शिवाय ने चेक इन किया। रूम में जाते ही वो बेड पे बैठ गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की तो नहीं? अगर नंदिनी वही लड़की हुई तो कैसे अपना पाऊंगा मैं उसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? सही कर रहा हूं या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, मैं सब आप पर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोल के उसने कहा, कल कोर्ट में मिलते हैं नंदिनी बजाज। अगली सुबह नंदिनी और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय, ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई चूहा। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। So you don't worry. चल रही? यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल गया। आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार करें।
नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरी बेटी को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही भरोसा करो। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में मिलेगी। वाह, इंडस ग्रुप वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेल कूद करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स रख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। डोंट डू इट, डू इट। नंदिनी, इस फटीचे को डिवोर्स देकर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पड़ने वाले अब तेरा क्या हुआ? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। चलो। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपने पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस टावर ले दो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया। मीटिंग जोरों शोरों पर थी। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स दागा और तेजा थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है? इसकी बातें हो रही है, तू जानता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वो देखा HR बताए, चल उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस का पुराना सूरमा था तो उन्होंने हेडशॉट से पूछना सही समझा। HR भाई, आप हमसे काफ़ी समय से यहाँ हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो। क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम, अगर ये पार्टी नहीं चल रही थी ना तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता और हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की।
क्या तुम लोग जानते हो 5 साल पहले क्या हुआ था? यही तो हम जानना चाहते हैं। 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक सनकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। पर उसका एक सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पर राज करने का। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है, और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चिता भीतर कर दिया। अपनी नाकों से देखा था 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। उस बंदी की संगत में मैं भी न जाने कितने मासूमों की हत्या की। फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा, चेहरे पर दाग दिख गया। इस दाग के ताव पे मैं उनका भक्त हो गया। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुनकर कागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धरती पर कोई इस तरह का आदमी भी हो सकता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम और उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी की दिलों पे भारी पड़ा, समझे? निकले यहां से। मालिक, देव बोल रहा हूँ, दिनेश का भतीजा। माँ कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। माफ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूं तो भी नहीं? माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूं तो? आप समझ रहे हैं मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूं तो? अरे मालिक, 20 लाख में मैं खुद को गोली मार लूं। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके। वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द छलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को और क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।